लोकतंत्र के महापर्व में आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। तमाम मतदाता विकास, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर मतदान कर रही हैं। इसी बीच नेटवर्क 10 संवाददाता ने तमाम मतदाताओं से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला भी है, व्हील चेयर से पहुंची हुई है, उनसे बात करेंगे। मैम, आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? हमने मतदान किया, हमें बहुत अच्छा लगा और सभी प्रत्याशियों से हमारी प्रार्थना है कि वो जरूर अपने अधिकार का प्रयोग करें। किस तरीके की सरकार आप चाहती हैं? जी, किस तरीके की सरकार आप चाहती है? जो देशभक्त हो और देश को सबसे अधिक सर्वोपरि माने। आप इतनी उम्र के बाद भी यहाँ पर जो है वोट डालने आई व्हील चेयर से, और मतदाताओं के लिए क्या कहेंगे? सभी मतदाताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यहाँ पर एक और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कर्नल भी रहे हैं, किस तरीके से जो है मतदान किया है और कैसी सरकार चाहते हैं? देखो, सब लोग बोलते हैं हमें सरकार वो चाहिए देश के लिए अच्छी हो, देश को शक्ति दे, देश को आगे बढ़ाए, देश की इज्जत बढ़ाए दुनिया में, जो अभी है। क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है किस तरीके से विकास कार्य कर रही है? देखो, ये हमें तो बहुत पसंद है, अच्छी कर रही है, आशा यही आएगी और अच्छा करेगी। मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनका साफ कहना है कि विकास की सरकार चाहिए, जो अर्थव्यवस्था मजबूत कर सके उसकी सरकार चाहिए। और मतदाताओं से अपील की है कि बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आज राजधानी लखनऊ में 2 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। जहां लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह मैदान में है, तो वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, तो उनके समाजवादी पार्टी की बात करें तो मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, और लखनऊ की सीट से बात करें तो रविदास मल्होत्रा मैदान में है। देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जोरदार टक्कर दोनों ही सीटों पर दिखाई दे रही है। दिलीप साधन, लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। तो मतदान का ये महापर्व लगातार जारी है। आपको 3 तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से लगातार लोग सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज इस वक्त मतदान करने पहुंचे हुए हैं। कोशिश करिए, शाम तक सही, पर कोशिश करिए और अपना अपना बड़ा अमूल्य मत दीजिए। कभी कभी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, कभी कभी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है, तो वही एक सिमिलैरिटी हो सकती है। और क्या, यही कहना चाहूंगा कि नॉर्मली प्रॉब्लम्स 2 वजह से होते हैं। एक इज यू एक्ट विदाउट थिंकिंग, और यू जस्ट कीप थिंकिंग और एक्ट नहीं करते। मैं आज सभी को यही दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आइए और अपना वोट कास्ट कीजिए। ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वही मेरा संदेश है सबको कि कोशिश करिए। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5वां चरण ये है और 49 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जहाँ यूपी की जो सीटें हैं उसमें अमेठी सीट काफ़ी अहम मानी जा रही हैं, और उसी की दृष्टि से ये स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंची। ये देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं जहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए वो वहाँ पर पहुंची हैं। यूपी की 14 सीटें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। 5वें चरण को लेकर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का ये मतदान है जो काफ़ी अहम माना जा रहा है। और 5वां चरण, क्योंकि अब 2 चरण और बाकी रह गए हैं और महामतदान है और महा कवरेज आपको लगातार दिखा रही है लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी। तो लगातार ये महा कवरेज भी जारी है और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमरनाथ पासवान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सीएम अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सीएम पपनी जी आपके साथ करूंगी। चूंकि जिस तरीके से 49 सीटों पर इस दौरान मतदान हो रहा है, माना जा रहा है कि देखिए 5वें चरण पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि सरकार किसकी बननी है, जनता के दिल में किसने जगह बना ली है।
सवाल किया है, सवाल बिल्कुल अपना देश के परिप्रेक्ष्य में काफी सटीक सवाल आपने किया है। जी। दरअसल अगर अभी अगर हम आकलन करते हैं जिस तरीके से भी आपने सवाल किया है, दरअसल जो अभी इस वक्त का जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, जो अपना वोटिंग चल रही है, जो मत प्रतिशत अपना जो है गिरा हुआ है, लेकिन सौभाग्य ये रहा कि कम से कम चौथा जो चरण हुआ था तो थोड़ा सा मत प्रतिशत जो है 2019 की अपेक्षा अपना 3% समथिंग कुछ अपना बढ़ा हुआ था, एक्चुअली बात यह है। लेकिन ये पांचवा जो अपना चरण का जो अपना मतदान इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से खबरें हमारी जगह जगह से अपनी आ रही, जो परसेंटेज आ रहा है, तो देखते हैं कि परसेंटेज 2019 को क्रॉस करता है, क्योंकि 2019 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं, पूरा एक अपना मतदान का पूरा हिंदुस्तान का जो अपना पांचवा चरण चुनाव हुआ था, तो 62 पॉइंट समथिंग का कुछ अपना मतदान इस 2019 में हुआ था, एक्चुअली बात यह है। अब यहाँ पर जिस तरीके से चौथे चरण में जो अपना मतदान अपना बड़ा है एक्चुअली अपना 2019 की अपेक्षा में, तो यहाँ पर पांचवें चरण में क्या एक अपना दशा और दिशा होती है, किस तरीके से अपना मतदाता अपना जो है अपना रुझान अपना देते हैं, ये तो शाम को अपना 6 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक के जो ये आंकड़े मैं देख रहा हूं, एक्चुअली बात यह है, तो मैं समझता हूं कि ठीक ठाक आंकड़े हैं, क्योंकि बाहर गर्मी का आलम बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। हालांकि अपना चुनाव आयोग ने काफी अपना जो है सुविधाएं वहां पर अपना रखी हुई है, एक्चुअली बात यह, चाहे वो पानी के लिहाज से हो, वो टेंट के लिहाज से हो, चाहे अन्य लिहाज से हो, लेकिन फिर भी अपना जिस तरीके से अपना मतदाताओं का रुझान जो अन्य पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में अपना रहा है, काफी सुस्त एक अपना चुनाव रहा है, तो ये पांचवा चरण क्या कहता है, ये आज अभी पता चलेगा हमें 6 बजे के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो है अगर चौथे फेज से कंपेयर किया जाए फिफ्थ फेज को, जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतदाताओं में जोश जो है वो भी काफी हाई दिखाई दे रहा है। बाकी के जो फेज है उनकी बात करें तो आपके पास आना चाहूंगी मैं, रत्नाकर सिंह हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये फिफ्थ फेज बीजेपी किस तरीके से देख रही है? 4 फेज पूरे हो चुके हैं, 5वां चरण आज है, 2 चरण और बचे हैं बस, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर 5वां फेज का चुनाव अगर मिला लिया जाए तो 428 सीटों का जो है वो चुनाव लगभग कंप्लीट होने को आया है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि दिन का अंत होते होते जो है ये परसेंटेज काफी अच्छा आपको दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी का मौसम है, दोपहर के वक्त उतना टर्न अराउंड हो नहीं पाता है, इसलिए शाम के वक्त जो है परसेंटेज आपको डे एंड तक आपको काफी अच्छा दिखेगा। निश्चित रूप से आज मुंबई में भी चुनाव था और मैं खुद एक मतदान होने के नाते मैं खुद गया था और देखा मैंने लंबी लाइनें किस तरह से लगी है। तो चुनाव को लेकर के वोटरों में काफी उत्साह है और मोदी जी के प्रति जो उन्होंने 2014 में 2019 में उन्होंने अपना प्यार और दुलार दिखाया था, इस बार भी जनता मोदी जी के प्रति वही अपना प्यार दुलार दिखाने वाली है। और एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरह से 400 के पार इस बार हम सीट हासिल करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 370 जो है वो आंकड़ा टच करेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी हमारा गठबंधन 80 के 80 सीट लाने के लिए कटिबद्ध है और हमें वहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देने जा रही है, क्योंकि अमेठी और बरेली की सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अमेठी तो पिछली बार ही हम लोग जीत गए थे। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली में भी सोनिया गांधी चली गई है। जिस प्रकार राहुल गांधी एक लोकसभा छोड़ के दूसरे लोकसभा से दूसरे से तीसरे में रणछोड़ गांधी बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से वहां की जनता यह देख रही है कि आपकी ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति सफल नहीं हुई है। मोदी जी की संतुष्टिकरण की राजनीति जरूर सफल हुई है और विकास की राजनीति सफल हुई है। और देश की जनता जहां जहां भी चुनाव हुआ है, ज्यादातर जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और हम पूर्णतः निश्चिंत है कि हम जो है इस बार 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए गठबंधन की सरकार जो है बन रही है, 400 के पार सीट आ रही है। ठीक है, अमरनाथ पासवान जी आपके पास आते हुए, चूंकि बीजेपी के लिए ये तो अग्नि परीक्षा, ये पड़ाव रहने वाला है, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम वो बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में 5वें चरण में उतरे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा मौका भी रहने वाला है कि अगर एक भी साख हिला पाए तो इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और खासकर राहुल गांधी अगर रायबरेली से जीतते हैं तो यह भी एक कहीं ना कहीं संदेश जाने वाला है कि अभी भी कांग्रेस कहीं अपनी जमीन छोड़ी नहीं है। जी जी, देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी धूप और गर्मी में भी
अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान स्थल तक जा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाएं, बुजुर्ग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपील भी करूंगा उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से कि सभी काम को आज छोड़ करके आज जो मतदान का कार्य है, जो सबसे पुनीत और सबसे महान कार्य है मतदान करना, वो मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सबको मतदान के लिए अधिकार दिया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी की, रणछोड़ दास और ये बहुत सारे शब्द इन लोगों के पास होते हैं, क्योंकि ये जो शब्द आते हैं इस तरीके के, वे इन लोगों की हताशा को दिखाता है कि कितने मोदी जी हताश हैं। क्योंकि बनारस में जब वो अपना नॉमिनेशन करने आए तो रोड शो पहले दिन किए, दूसरे दिन अपना नामांकन किए। नामांकन के समय उन्होंने किस तरीके से घड़ियाली आंसू बहाया, क्योंकि इस दुनिया में हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे हो और जनता के बीच में या देश के सामने आंसू बहा रहा हो, रो रहा हो। देखिए, इसलिए मोदी जी का आंसू आ रहा था, जैसा कि जनता के बीच में चर्चा है कि उन्होंने महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पाया। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं, तमाम लोग भूखे मर रहे हैं। 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन तो देने का ही लोग डंका पीटते हैं, लेकिन 5 किलो से क्या पेट भरने वाला है। बहुत सारे गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं भूखे। और दूसरी बात की बेरोजगारी दूर करने का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का इन लोगों ने वादा किया। 20 करोड़ रोजगार 10 वर्षों में देना चाहिए, लेकिन करोड़ों नौजवानों की नौकरी ये लोग छीन लिए, लाठियां बरसाई। तो हर मोर्चे पे, चाहे महिला सुरक्षा का मोर्चा हो, आप देख लीजिए कि इनके साथ ही मोदी जी जिस तरीके से कर्नाटका में जाकर गलबहिया कर रहे थे, जिसके साथ लगभग 3000 के आसपास महिलाओं के साथ कुकर्म और इस तरीके के वीडियो जैसा कि सार्वजनिक हुआ। इनके जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यों में राज्यपाल काम करते हैं, पश्चिम बंगाल के आदरणीय राज्यपाल का जो भूमिका है उसको आप सब लोग देख रहे, पूरा देश की जनता देख रही है। अब विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 सीटों पे, जैसा कि 14 सीटों पे आज 5वें चरण में चुनाव हो रहा है। पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के मतदान को देख करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हताश है, जिस तरीके से अपनी हार अपने सामने देख करके हताशा इनके नेताओं के अंदर दिख रहा है, आज 5वें चरण के मतदान में भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश होंगे 7 बजे तक आते आते। और 4 जून का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हताश करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि 80 सीटों पे चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे। 10 वर्षों का हिसाब जनता मांग रही है, लेकिन ये मुसलमान की बात करेंगे, ये रिजर्वेशन की बात करेंगे, ये भैंस चोरी की बात करेंगे। यानी इतने उलूल जुलूल और इतने छोटे लेवल पे ये लोग गिर गए हैं। ये देश की जनता बिल्कुल इनको कभी माफ नहीं करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में तस्वीरें भी हमने देखी, बिल्कुल पासवान जी सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो परसेंटेज है वो भी सामने आ ही रहे हैं। आप अपना पक्ष रख रहे हैं। आपके पास मैं आना चाहूंगी सीएम पन्ने जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना और आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना। लगातार देखा जा रहा है 4 फेज तो हो चुके हैं, 5वां फेज का ये चुनाव है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में मोदी लहर की बात सामने आ रही है, तो विपक्ष भी मजबूती से खुद को खड़ा करने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को आप? देखिए दीपिका जी, जिस तरीके से भी आपका सवाल किया है, बिल्कुल अपना जो देश के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल आपने सटीक सवाल किया है। और यहाँ पर आपने भाजपा प्रवक्ता की, यार हम अपना जो अपना कांग्रेस के प्रवक्ता है, अगर हम इनकी अगर बातें करते हैं तो देखिए आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। एक्चुअली बात किया, और ये अपना लगातार 2014 से हम अपना देख रहे किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अपना चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनमानस को एक्चुअली आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना है। हमें जनमानस, हम जब हम धरातल पर जाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जनमानस को क्या चाहिए। जनमानस को वो चीज चाहिए जो आप अपना मैनिफेस्टो में कहते हैं। एक्चुअली बात ये है, आपने 2014 के मैनिफेस्टो में क्या कहा, चाहे वो अपना कांग्रेस हो या चाहे अपना भाजपा हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो। एक्चुअली बात ये है 2019 में आपने क्या कहा। और होता क्या है कि मुख्य रूप से जो सत्ताधारी दल होता है, जो अपना सत्ता में अपना विराजमान होते हैं, उनसे जनमानस का एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है। एक्चुअली बात ये है कि ठीक है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा तो ये चीज होगी। लेकिन यहां पर धरातल पर जाके अगर हम इसका एक अवलोकन करते
करते हैं, हम देखते हैं कि आज जो ये मतदान हो रहा है या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण का जो मतदान हुआ है उसमें इतनी सुस्ती क्यों रही, लोगों में इतनी जागरूकता क्यों नहीं रही, क्यों किसी की हवा नहीं बह रही है, बात की है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम एक अपना देखते हैं तो यहाँ पर लोगों के मन में यही है कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, जीएसटी का प्रभाव किस दर तक पड़ रहा है, बात क्या है। क्योंकि आप खाने की कोई भी चीज आप ले ले, कहीं पर भी कोई चीज आप करते हैं, बैंक में भी अगर आपका 2 रुपया भी अगर है तो उस पर भी आप अपना टैक्स लगा रहे हैं, टीडीएस लगा रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, 10 तरह की सारी चीजें हो रही है। यानी कि जनमानस की पूरी कमाई जो है आप किसी न किसी माध्यम से जो है हर लिहाज से हर जगह पर अपना जो है प्राप्त कर रहे हैं, बात यह है। तो उसका पैसा कहां जा रहा है, बात यह है। तो जनमानस के अंदर यह भी सवाल खड़ा है, बात यह है। तो यहां पर जो मत प्रतिशत अपना चाहे वो घट रहा है या आज देखिए आपकी क्या अपना हालात होती है, तो यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि जन अपना जो है अपना क्या सोच के मत कर रहा है इसलिए, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो जो खुलासा हो जाएगा कि जन क्या चाह रहा था। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार न्यूज रूम से राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, चूंकि आज 5वें चरण का मतदान है, सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब मत प्रतिशत की जब स्थिति देखी जाती है तो अभी तक मान लीजिए कि तमाम जो प्रदेश है वहां पर 40% के अंदर ही मतदान हुए हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सबसे नंबर 1 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर जो सरकार है वो भी उम्मीद से है और जो विपक्ष में है वो भी उम्मीद से है। देखिए ऋतु, बहुत अहम सवाल है और इसमें हमें कहीं ना कहीं विश्लेषण करना होगा जो अब तक जहाँ पर मतदान हुआ है उन सीटों का, क्योंकि अगर पीछे हम थोड़ा सा अतीत में जाएं, क्योंकि जो 4 चरण का जो चुनाव हुआ है उसके हिसाब से यदि 1 बजे तक की परसेंटेज देखी जाए तो बहुत अच्छी परसेंटेज इसको माना जाएगा। 40% काफ़ी मतदान होता है। और जिस तरीके से 44-45 डिग्री सेल्सियस का इस समय जो गर्मी का प्रकोप है उससे भी कहीं ना कहीं आदमी प्रभावित है। और इसको देखिए शाम तक होते होते मुझे लगता है कि 62-63-65% के आसपास ये मतदान पहुंच जाना चाहिए। बाकी देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उसको इस बारे में चिंतन मंथन मनन करना चाहिए। जब वो डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं, लोगों को जाके अपना घोषणा पत्र देते हैं, लोगों को बताने का ये प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए ये योजनाएं लेके आएंगे, आप हमें वोट दीजिए, उस समय कहीं ना कहीं उन्हें उनसे एक निवेदन ये जरूर करना चाहिए कि आप वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट देने के लिए आए। देखिए अब चुनाव आयोग ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई हैं। लेकिन क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जब तक लोग अपनी स्वेच्छा से बाहर निकलकर नहीं आएंगे, तब तक मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ाना बहुत संभव नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले और अदर चुनावों की बात करें तो कई जगह ऐसा भी हुआ है कि 30% भी मतदान हुआ है, लेकिन 5वें चरण में आते आते कम से कम 1 बजे तक अगर 40% तक मतदान हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं हमें संतुष्टि करनी चाहिए। और जो मतदाता मतदान स्थल तक आ रहे हैं उनका निश्चित तौर पर स्वागत भी होना चाहिए, उनका आभार भी व्यक्त होना चाहिए। और कहीं ना कहीं चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता हो कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता निकले, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएं, किस तरीके से और बेहतर किया जाए। क्योंकि आज हम एक 20वीं सदी के हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि अगले लोकसभा के चुनाव जब हों तो मतदान और बेहतर करने की दिशा में और प्रयास हो और मतदान देने के और तौर तरीकों में बदलाव लाने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा सकती है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ऋतु संतुष्ट होना चाहिए कि 1 बजे तक 40% मतदान हुआ है। बीजेपी को खासकर देखें तो जिस तरह से 4 चरण बीते उसके बाद लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं बड़े आला कमान इसको लेकर फटकारते हुए भी नजर आए कि आप जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए और मतदान केंद्र तक लेकर जाइए। क्या शायद वो कोशिशें शायद रंग ला रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है, तमाम प्रदेशों में भी थोड़ा बहुत मत प्रतिशत में बदलाव तो हुआ ही है। रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए, चूंकि बहुत दिन से आपको इंतजार था कि राहुल गांधी कहां से उतरे, बीजेपी लगातार दूरबीन लगा के ये सोच रही थी, देख रही थी कि राहुल गांधी आखिर किस सीट से आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन देखिए कोशिशों के बावजूद आखिरी में पता चला कि वो रायबरेली सीट पर आने वाले हैं। जहां तक बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी, तमाम रणनीतियां तैयार की गई थी, उसके आधार पर लगता है कि रायबरेली की सीट, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है, सोनिया गांधी कहती है कि मैंने तो अपना बेटा आपके नाम कर दिया है, तो क्या रायबरेली वालों पर भरोसा एक बार फिर से कांग्रेस पर ही करेंगे?
रितु जी देखिए, राहुल गांधी अमेठी से जब चुनाव लड़े थे तो सोनिया गांधी ने भी ये डायलॉग पहले भी बोला था कि मैं अपना बेटा अमेठी के नाम कर रही हूँ, लेकिन 5 साल तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं रहता। एक बार वहाँ चुनाव के समय आते हैं और उसके बाद 5 साल तक क्या वहाँ के अमेठी की जनता कर रही है, किस हालात में वहाँ की जनता है, रोड के विकास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कोविड जैसी महामारी में अमेठी की क्या सुध लिए वो, तो अमेठी की जनता उनको देख रही थी और समझ रही थी कि क्या है राहुल गांधी राजपुत्र हैं और कुछ भी नहीं है जो उन्होंने विशेष तौर पे अमेठी के लिए किया, जिसका खामियाजा उनको अमेठी के चुनाव में भुगतना पड़ा। उसके बाद वो अपना लोकसभा चुनाव क्षेत्र बदलकर वायनाड चले गए। वायनाड में भी इंडी गठबंधन का ही उनका सीपीआई का उम्मीदवार जो है वो खड़ा हो गया उनके सामने। वहां पे भी लग रहा है कि वोट बढ़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो वहां से भी वो पलायनवादी नीति अपना करके रायबरेली में आ गए। तो रायबरेली की जनता को क्या संदेश मिलेगा अमेठी और वायनाड से? यही संदेश मिलेगा ना चाहिए कि रायबरेली है। आपने कहा कि वो कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, चुनाव का वक्त होता है तो आते हैं, भले आपने अमेठी छीन ली हो, लेकिन रायबरेली से वो मोह कांग्रेस का वो नहीं छूटा है। जनता भी लगातार उनसे जुड़ी हुई है और इसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे थे कि जब रायबरेली राहुल गांधी पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और इस दौरान तो हादसा भी हो गया कि लगातार लोग बैरिकेडिंग तोड़कर उन्हें देखने के लिए स्टेज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अभी भी प्यार बरकरार है, वो स्नेह बरकरार है। इस स्नेह को कैसे तोड़ पाएगी बीजेपी? रितु जी देखिए, राहुल गांधी जब न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो किराए की भीड़ वहां पे भी अथाह आ रही थी, और वैसे ही रायबरेली में भी वो जो भीड़ दिखाई दे रहा है वो भी अथाह दिखाई दे रही है। न्याय यात्रा में क्या हुआ, बचे कुचे राज्य जो इनके थे वो भी हाथ से चले गए। तो रायबरेली में किराए की भीड़ जो लेकर आकर वो दिखा रहे हैं, वो रायबरेली के जो मेन वोटर है, जो कोर वोटर है, वो जानते हैं, उन्होंने देखा है। और संदेश जो अमेठी से रायबरेली में गया है रणछोड़ गांधी का, संदेश जो वायनाड से रायबरेली में गया है रणछोड़ गांधी का, वो कहीं छुपा नहीं है रायबरेली की जनता से। रायबरेली की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के राजपुत्र जो है उनके लिए सिर्फ चुनाव में ही दिखेंगे, उसके बाद दिखेंगे नहीं। अगर दिखे होते तो अमेठी का वो विकास करते, हारने की नौबत क्यों आती? आज अमेठी का विकास स्मृति ईरानी जी ने किया, वहां पे सड़क दिया है, 2 घंटे बिजली आती थी, आज 24-24 घंटे बिजली आती है। गरीब लोगों को पक्का मकान दिया है, अमेठी में बाईपास दिया है, जाकर देखिए सड़कें और हाईवे किस तरह से बने हुए हैं। तो अमेठी की जनता को विकास चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी वहां पे दे रही है। वैसे ही रायबरेली में भी वहां पे दिनेश सिंह जी है वो देंगे, तो निश्चित रूप से ये हारने वाले इस बार। बची खुटकी एक सीट उत्तर प्रदेश में है वो भी इस बार जाने वाली है, क्योंकि राजनीति देखिए लगातार सवाल और जवाबों का सिलसिला तो यूं ही लगातार जारी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और हम भी इस लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पांचवें चरण की 8 राज्यों के 49 सीटों पर मतदान लगातार जारी और इस महामतदान की महा कवरेज भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो हमारे मेहमान हैं वो भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं मेहमानों का। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, क्योंकि देखिए ब्रेक से पहले रत्नाकर सिंह जी से मेरे सहयोगी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर सवाल किया था। उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अमेठी और रायबरेली की जब बात होती है तो गांधी परिवार का नाम सबसे पहले वहां पर सामने आता है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अमेठी से राहुल गांधी भाग गए हैं, राहुल गांधी ने रण वहां से छोड़ दिया है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है और आपसे कुछ ही देर पहले रत्नाकर जी ने भी कहा। जी ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बोलेपन की शिकार हो गई है पूरे देश में। लोग इनके बड़े बोलेपन को समझ भी गए हैं। पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि रायबरेली हो या अमेठी हो, जितना विकास का कार्य किया गया हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, चाहे सड़कें हो, फैक्ट्रियां हो, तमाम कार्य किया गया। अभी तो इनकी सांसद अमेठी की स्मृति ईरानी जी
एक कोई छोटी सी घटना घटी राजीव गांधी चिकित्सालय में अमेठी में, और उस घटना को लेकर के उन्होंने हॉस्पिटल पे ही ताला लगवा दिया। तो ये लोग तो विकास के नाम पर विनाश करने वाले लोग हैं। और जहां तक बात हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की है कि अमेठी से चुनाव पिछली बार हार गए, इस बार रायबरेली में आए हैं, रायबरेली की जनता इनको सिखा देगी, तो इनको खुद ही इन्हीं के नेता रायबरेली सदर की विधायिका, जो इनकी विधायिका हैं मिसेस सिंह, उनका देख लीजिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, बिल्कुल वो तटस्थ हो गई हैं। और इनकी हार इतने ज्यादा वोटों से होने जा रही है रायबरेली में, लगभग 5 लाख, जो भी रिपोर्ट आ रही है मीडिया की उसको देखने से ये लग रहा है लगभग 5 लाख वोटों से आदरणीय राहुल गांधी जी जीतने जा रहे हैं। और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में आप चेहरा देख लीजिए स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि किस तरीके से एक पत्रकार की पिटाई हुई है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि किराए की भीड़ है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों में किराए की भीड़, वो महिलाएं बोल रही हैं कि 100 रुपया दे करके हमको जो लोकल नेता हैं बसों में भर करके लाए हैं। और जैसे लगा अमित शाह जी का मीटिंग चल रही थी, भाषण चल रहा था, और उस पत्रकार को खींच कर ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बुरी तरीके से मारा कि आज तक वो पत्रकार हॉस्पिटल के अंदर है। जौनपुर में आप देख लीजिए, आशुतोष श्रीवास्तव जैसे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। जौनपुर में उसी दिन एक घटना घटी, एक डॉक्टर को पीट करके मार दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो हताशा बता रही है। मोदी जी का कार्यक्रम क्यों नहीं लगा अमेठी में? अगर अमेठी आप जीत रहे हैं, रायबरेली जीत रहे हैं, तो आपके नेता तो इतने भयभीत हैं कि अमेठी और रायबरेली में जाने से डर रहे हैं। किस तरीके से आप जीतेंगे देखिएगा। किशोरी लाल शर्मा जी रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं और स्मृति ईरानी हारने जा रही हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का जो बयान आया था अभी कुछ दिन पहले कि अगर हम हार भी गए तो राज्यसभा में जाएंगे। अगर ऐसा है, अगर अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंस थी, तो फिर अमेठी छोड़कर राहुल गांधी को जरूरत क्या थी जाने की? जो सीट आपके लिए परंपरागत सीट 90 के दशक से चली आ रही है, उस सीट को एक हार से छोड़ देना, क्या ये जनता पर सही इंपैक्ट जाता है? आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन काम करते करते ही आपकी अमेठी की सीट झटक ली, और बात अब रायबरेली की कर रहे हैं। अगर रायबरेली पर जनता एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा करती है, तो 5 साल में एक बार चेहरा दिखाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हर एक किला भेद दे जिस किले पर विपक्ष का झंडा लहरा रहा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी, ये बड़बोलेपन के शिकार ये लोग होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। हारने की अगर बात है तो हमारी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, और चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है। और देखिए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री की बात हम करें कि काशी ने उनको 2 बार सांसद बनाया, माँ गंगा ने उनको बुलाया था, लेकिन गंगा की स्थिति देख लीजिए किस तरीके की है। लेकिन पहली बार 14 में वो गुजरात से भी चुनाव जीते थे और बनारस से चुनाव जीते, और गुजरात को छोड़ करके उन्होंने बनारस को अपनाया। लेकिन अगर रायबरेली और अमेठी की बात आप विशेष रूप से कर रही हैं, और राहुल गांधी जी हार गए पिछला चुनाव, इस बार क्यों उन्होंने रायबरेली अमेठी छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो गए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वहां हमारे जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, 40 वर्षों से वो गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बच्चा बच्चा किशोरी लाल शर्मा को जानता है। क्या कोई पार्टी अगर निचले लेवल का किसी कार्यकर्ता को, छोटे कार्यकर्ता को अगर महत्वपूर्ण सीट देता है, तो उसमें कोई, हमें तो नहीं लगता है कि कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए। ये फर्क पड़ता है, फर्क शायद पार्टी को नहीं पड़ता होगा, लेकिन जनता के सामने ये फर्क पड़ता है कि उनका जो नेता, जिसको इतना प्यार इतने सालों से दिया है, अगर वो एक हार से हारी, तो स्मृति ईरानी भी थी 2014 में, लेकिन वो डटी रही, वहां पर काम करती रही, और इसका नतीजा 2019 में मिला। अगर यही राहुल गांधी करते, तो शायद आज 2024 में अमेठी में एक बार फिर से राहुल गांधी लौटते, और रायबरेली में कोई और सीट, शायद प्रियंका गांधी का नाम भी आ रहा था, वो आई नहीं, वो अलग बात है। खैर, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राजकुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। राजकुमार जी, जिस तरीके से इस बार जो 5वां चरण है, हर लिहाज से दिलचस्प है, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के चेहरे हैं, तमाम
पूर्व सीएम के चेहरे हैं, और खासकर जो सबसे बड़ी लड़ाई, जो सबसे बड़ी सीट थी, जो इतने चरणों से जिस पर नजर थी, अमेठी और रायबरेली, उस पर बीजेपी की नजर है। बिल्कुल ऋतु, देखिए 49 सीटें हैं जिन पे चुनाव हो रहा है, और इनमें 40 सीटें जो है इस समय कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के पास है। 9 सीटें उनसे छटकी हुई हैं, और ये सबसे छोटे चरण का चुनाव है। और देखिए इससे आगे वाला जो चरण है उसमें बनारस का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से कैंडिडेट हैं। अब आपका जो मूल सवाल है, रायबरेली और अमेठी, ये दो ऐसी सीटें हैं। उसके अलावा क्योंकि लखनऊ, देखिए इनका ऑरा इतना है कि लखनऊ सीट की बात नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह वहाँ से चुनाव मैदान में, पिछली बार गृह मंत्री थे, इस बार रक्षा मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तमाम बड़ी चीज़ें हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है। आज अगर बात कर लें तो केवल रायबरेली और अमेठी तक चीज़ें सीमित होती हुई जा रही हैं। वो इसलिए होती हुई जा रही हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो है इस समय कांग्रेस है, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी, वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। बीमारी के कारण उन्होंने शायद बैक हुई, और बैक होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से आगे कर दिया। अमेठी में पिछली बार 52,000 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन वहाँ पर किशोरीलाल शर्मा को आगे कर दिया। तो ये दोनों सीटें जो हैं, ये दोनों सीटें अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखी जाएँ तो बिल्कुल सटी हुई सीटें हैं, दोनों बिल्कुल लगी हुई सीटें हैं। अगर वहाँ पर अगर आप जाके अगर महसूस करेंगे धरातल पर, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अमेठी से रायबरेली की सीट में कब शामिल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। बाराबंकी बिल्कुल लगा हुआ है। तो तमाम जो ये सीटें हैं, तमाम जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, ये वहाँ तक सिमट के इसलिए आ गए क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा दल रही है, कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता की है, और जो आदमी सत्ता में रहेगा उसी से सवाल जवाब किए जाएंगे। रायबरेली की सीट बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इंदिरा गांधी चुनाव आ रही थी, और स्वाभाविक तौर पर आज देखिए रायबरेली से कौन चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिसको कहीं ना कहीं जिन्होंने कांग्रेस की पाठशाला में बैठ के आबासा सीखा, और उसको देखते हुए तमाम तरह के उसके लिए भी प्रचार किए होंगे। एक समय सतीश वहाँ के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं, वो वहाँ से कहीं ना कहीं कैप्टन सतीश शर्मा जो थे वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण जो हुआ है, लेकिन क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है, और स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सशक्त और एक महिला नेता है। उन्होंने अपनी जगह अपनी मेहनत के बल पर बनाई है। पिछली बार उन्होंने अमेठी से जिस तरीके से राहुल गांधी को हराया, स्वाभाविक तौर पर उनका एक जो टेम्परामेंट है वो बढ़ा है। और देखिए जब चुनाव मैदान में कोई चीज़ें होती हैं, जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक किसी भी चीज़ की घोषणा कर देना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि रायबरेली में जिस तरीके से राहुल गांधी गए हैं, चुनौतियां हैं। और देखिए चुनाव जो होता है ना, वो उम्मीदवार उस समय तक उम्मीद करता है जब तक वो हार का प्रमाण पत्र जो है वो उसके हासिल ना हो जाए। तो जनता जनार्दन है, जनता अपना जनादेश देगी। चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है, इसकी मुझे लगता है कि 4 तारीख का सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार जी, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश तो काफी अहम राज्य हो ही जाता है, और ये 5वें चरण का चुनाव है, और दो जो हॉट सीटें हैं, 2 अमेठी और रायबरेली, उनके बारे में हमने बातचीत की। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीएम पन्नी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की बात की, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं देश के जो 5वें चरण में शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र एक अहम भूमिका निभा रहा है, जिसकी 13 सीटों पर मतदान है। अब एक तरफ शिंदे गुट है, एक तरफ उद्धव गुट है, दोनों अपनी अपनी शिवसेना को लेकर मैदान में उतरे हैं और दावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जीत का। उसको किस तरीके से देखा जा सकती है? 13 सीटें काफी अहम मानी जा रही है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी ने भी आपने सवाल किया है महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ पर जिस तरीके से भी हम एक धरातल पर जाकर हमने देखा भी है, और जिस तरह वहां से छन की जो खबरें भी वहां से आते रहती हैं एक्चुअली, तो वहां पर जिस तरीके से अपने शिंदे गुट का और जिस तरह अपना अजीत पवार का जिस तरीके से अपना एक अपना भाजपा का जो पूरा गठबंधन वहां पर बजा है, और जिस तरीके से उनका अपना वहां पर जो अपना उनके विपरीत जो पार्टी है अपना इंडिया की जो है अपना, तो किस जो वहां पर जो अपना जो दिखाई दे रहा है, एक्चुअली बात यह संघर्ष बहुत अपना तकड़ा एक संघर्ष वहां पर हो रहा है, इसलिए बात यह है। लेकिन मैं यहां पर यह देखता हूं कि जो शरद पवार जो कि खाटी के एक अपना नेता कहलाए जाते हैं, कि जो इस वक्त अपना जिस तरह कांग्रेस का इन लोगों का अपना पूरा अपना जो अपना उद्धव जी का अपना पूरा गुट अपना साथ अपना चल रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पर जो है संघर्ष तो बहुत कड़ा है, एक्चुअली बात यह है। लेकिन
अपना पलड़ा जो है इस वक्त जो शरद पवार का एक हमारे देश के इस वक्त एक मैं एक चुनिंदा देता हूं, मैं उन्हें अपना कहना चाहूंगा। एक्चुअली बात यह है कि जिनकी राजनीति की जो पकड़ है, एक्चुअली बात यह है कि वो बिल्कुल अपना एक ऐसी है कि जिसको उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। एक्चुअली बात यह है तो वहां पर अब किस तरीके से अपना रण भेद रहे, एक्चुअली बात यह है तो वो उस पर काफी कुछ डिपेंड अपना कर रहा है। एक्चुअली बात यह है तो मैं यहां पर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में तो आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर महाराष्ट्र में 13 सीटों का अपना यहां पर चुनाव चल रहा है एक्चुअली, और पिछले बार अगर हम देखते हैं क्योंकि अपना शिवसेना और अपना भाजपा अपना मिलकर चुनाव अपना वहां पर अपना लड़े थे तो लगभग सीटों पर अपना पूरा जीते हासिल की थी। लेकिन यहां पर जो अपना जो विच्छेद यहां पर हुआ है, एक्चुअली बात यह है तो यहां पर ये क्या गुल खिलाता है, एक्चुअली बात यह है ये बहुत दिलचस्प लड़ाई यहां पर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में होने जा रही है। बिल्कुल पपने जी, और देखिए ये दिलचस्प लड़ाई इस लिहाज से भी है क्योंकि जनता के सामने भी इस वक्त अग्नि परीक्षा के तौर पर तमाम कैंडिडेट होने वाले हैं कि वो किस शिवसेना को चुने, किस एनसीपी को चुने और किसके कामों पर वोट देने वो जाए। ठीक है रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए चूंकि महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा था, बार बार जब महाराष्ट्र की बात होती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ वहां पर मुद्दों से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कौन असली है कौन नकली है इस पर बात ज्यादा होती है, मुद्दों पर नहीं। बीजेपी हालांकि जब भी प्रचार करने पहुंचती है तो तमाम राम मंदिर का भी जिक्र करती है, 370 का भी जिक्र करती है, लेकिन वही अगर एनसीपी देख ले, दोनों भाग देख लें या फिर शिवसेना का दोनों भाग देख ले तो उनकी बात तो यही होती है कि आखिर किस पर भरोसा जनता करने वाली है, कौन असली है कौन नकली है। रितु जी देखिए, मैं खुद ही उत्तर मुंबई सीट पे हूँ, मैं यहाँ पे और यहाँ का मतदार हूँ, और पीयूष गोयल जी यहाँ पिछली बार जो गोपाल शेट्टी जी जीते थे उससे भी भारी बहुमत से यहाँ पे जीतने वाले हैं। और मैं 13 सीटों की बात कर दूं और मैं बात करूं उन पार्टियों की एनसीपी शिवसेना के अलग होने की, टूटने की, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हों, ये पार्टियां टूटी और सिर्फ और इसलिए टूटी क्योंकि यह अपने पुत्री मोह और पुत्र मोह की वजह से ये जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, उनको आगे नहीं ला करके अपने पुत्र और पुत्रियों को आगे लाने की इनकी जो कवायद थी उसकी वजह से आज उनकी पार्टियां टूटी हुई हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करूंगा तो जो बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट ने जो एक हिंदुत्व का एक विचारधारा लेकर अपनी पार्टी को खड़ा किए थे और मराठी समुदाय जो उनके साथ जुड़ा था वो अपने रास्ते से आज बिल्कुल से ही भटक चुकी है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि जो हिंदू हृदय सम्राट हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की लड़ाई के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू की विचारधारा के लिए कभी भी खड़े रहते थे, आज वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वह हिंदू हृदय सम्राट से जनाब बाला साहब ठाकरे का नाम जो है वो छपवाती है और कैलेंडर में वो दिखाती है। तो आप समझ जाइए कि हिंदू हृदय सम्राट से और जनाब बाला साहब हो गए। तो किस तरह की विचारधारा, और कांग्रेस के साथ जो बाला साहब कभी कहते थे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, मैं पार्टी समाप्त कर देना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, लेकिन सत्ता के लालच में अपने पुत्र को आगे करने के मोह में न पार्टी सिर्फ टूटी बल्कि जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। एनसीपी जो शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी आज समाप्ति की तरफ अग्रसर है, क्योंकि यह परिवारवाद वाली पार्टियां जो परिवार को ही आगे बढ़ाने की कवायद में और अच्छे कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता या जो अच्छे लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ाए, इसकी वजह से यहाँ पे समाप्ति की तरफ है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछली बार से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है और जो 6 महीना बाद चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार भी अगले विधानसभा में जीतकर और यहाँ पे बनाएगी। न सिर्फ बिल्कुल रत्नाकर जी, ये तो देखना होगा 4 जून को ही कि आखिर किस तरीके से जनता फैसला लेती है और जो सत्ता की चाबी है वो किसको थमाती है जनता। आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर अमरनाथ जी, क्योंकि देखिए लगातार एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो एनडीए है वो 400 की जगह 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और दूसरी तरफ बात करें तो सपा और जो कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, बहुत कम चुनावी प्रचार प्रसार देखने को मिला कर बीजेपी के मुकाबले बातचीत करें तो, क्योंकि योगी प्लस मोदी की जो लहर है वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है और स्टार प्रचारक जो है वो लगातार अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। और सिर्फ यूपी ही क्यों, जो अन्य राज्य हैं वहां भी गुटबाजी की खबरें सामने आई, चाहे हरियाणा की बात कर लिया और भी जो राज्य हैं। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस, जितना कांग्रेस ने आंकड़ा सोचा है कितनी सीटों पर काबिज होने का, वो कैसे कर पाएगी?
क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी महाराष्ट्र के राजनीति पे अपनी बात रख रहे थे जी, और उद्धव ठाकरे को पुत्र मोह की बात में उलझा रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह के सुपुत्र जैसा क्रिकेट के ABCD नहीं जानते हैं, लेकिन आज भारत के प्रमुख बने हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के, BCCI के, और बहुत सारे इनके उदाहरण है। अगर दूं तो 10-15 मिनट समय चाहिए, समय कम है, गंभीर चर्चा चल रही है तो मैं चाहूंगा कि गंभीर ही चर्चा चले। और रही बात की इनके जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, जो एक संवैधानिक जनता की चुनी हुई सरकार को उन्होंने खरीद लिया और किस तरीके से विधायकों को असम और कहां घुमाते रहे। तो अमरनाथ जी, यहाँ पे बात गुटबाजी की मैं आपसे पूछ रही हूँ, हरियाणा में भी लगातार खबरें सामने आ रही है जी, गुटबाजी को लेकर। मेरी बात पूरी हो जाए। और रही बात की दरवाजे बंद हैं और कभी नहीं लूंगा, तो बिहार में नीतीश कुमार जी को ले लीजिए। अमित शाह बोलते थे कि इनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं और तरह तरह से बातें हो रही थी, लेकिन आज गलवहिया किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आज गलवहिया कोई फायदा बिहार के राजनीति में नहीं है, क्योंकि नीतीश जी और मोदी जी अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। दोनों एक मंच पे नहीं बैठना चाहते, क्योंकि मोदी जी 4 लाख पार की बात कर रहे थे और नीतीश जी 4 लाख पार, 4000 पार तक आ गए, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार, मतलब कि महंगाई 400 पार, जो खाने का तेल है, जो दाल है, तमाम जो गरीबों की चीजें हैं वो 400 पार होने वाली है। 400 पार इनको चाहिए इसलिए कि संविधान का गला घोटना है, लोकतंत्र का गला घोटना है, क्योंकि इनके अनंत हेगड़े, अजय सिंह लल्लू और ज्योति मिर्धा, तमाम इनके नेता बोल चुके हैं कि संविधान का गला घोटना है, संविधान को बदलना है, संविधान खत्म करना है, इसलिए 400 पार चाहिए। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, इस समय इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षा के लिए खड़ा है, लोकतंत्र की रक्षा को लेकर के खड़ा है, और जो एनडीए गठबंधन उस संविधान को कैसे खत्म किया जाए, संविधान और लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाए, जो गरीबों का आरक्षण उसको कैसे खत्म किया जाए, लड़ाई इस बात की है। आज इंडिया गठबंधन महंगाई के खिलाफ है। आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं हुई, 4000 पैदल 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई, और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, और 10,600-700 किलोमीटर की यात्रा हमारे राहुल गांधी जी ने किया, और उससे निकलकर जो मंथन उन्होंने किया, जो सोचा, जो उन्होंने देखा, महसूस किया, हमारा जो मैनिफेस्टो बना, 5 न्याय और 25 गारंटियां, जिसमें युवा न्याय, जिसमें किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय की बात हुई। इनका तो कोई काम ही 10 वर्ष का नहीं बता रहे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। नहीं इनके मैनिफेस्टो में कोई उस तरीके का आधार है जिसमें जनता भरोसा करे। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में रत्नाकर जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि समय की कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना है। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इनकी बातें सुन रहा था। देखिए, मुद्दा विहीन जो है आज विपक्ष है, और मुद्दा विहीन विपक्ष किस तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। आज ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन मोदी जी करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, बीच में बोला नहीं। लेकिन अपनी बात पूरी करने दीजिए, अमरनाथ जी ने अपनी बात पूरी करने दीजिए। 10 वर्षों का हिसाब देते जनता को। आप इतना तिलमिला रहे हैं, क्या किया है आपने? ये साफ दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है कि आप सुनना नहीं चाहते। आपने महंगाई चरम पे ले गए, बेरोजगारी चरम पे ले अमरनाथ गए। जी, समय की कमी है, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी मुस्लिम करके वोट लेना चाहते हैं। झूठ बेनकाब हो जाएगा ना, अगर ये चुप हो जाएंगे तो झूठ बेनकाब हो जाएगा। ठीक है रत्नाकर जी, अमरनाथ जी, ठीक है, क्योंकि समय की कमी है और इतना ही समय मैं आपको दे पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये महा कवरेज नेटवर्क 10 की लगातार जारी है। 5वें चरण का चुनाव है, 8 राज्यों की 49 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है, और लगातार सुबह से ही नेटवर्क 10 पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।